Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर डिडक्शन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम हैमिल्टन प्रिंसिपल के द्वारा जो है लैग्रांज का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Let us consider a non-conservative holonomic dynamical system whose configuration at any instant t is specified by n generalized coordinates q1, q2, q3 up to qn. Hamilton's principle for non-conservative system states that। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। एक n डायमेंशनल स्पेस या फिर एक कन्फिग्रेशन स्पेस है, ठीक, जिसमें क्या है, किसी डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है, मतलब एक सिस्टम है जो पॉइंट पी टाइम t1 पर p पर है। ठीक, तो ये जो है, और ये जब डायनेमिकल सिस्टम है मतलब ये एक फोर्स के द्वारा जब इस पर फोर्स लगाया जाएगा, ठीक, मतलब जब इस पर फोर्स लगाया जाएगा तो ये मोशन करेगा, तो टाइम t2 पर ये क्या है, पॉइंट q पर रहेगा n डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ मैं बताया नहीं हूँ क्योंकि ये क्या है, n डायमेंशनल स्पेस है, कन्फिग्रेशन स्पेस, जिसको हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर ये r क्या है, एक्चुअल पाथ है। ठीक, और r डैश r डबल डैश ये क्या है, नेबरिंग पाथ्स हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो है इन्फिनिटी कर्व जो है या पाथ्स खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हॉलोनॉमिक डायनेमिकल सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, मतलब ये जो डायनेमिकल सिस्टम है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स और टाइम का फंक्शन होगा। ठीक, और उसमें जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होंगे, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होगा, और उसको हम इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर हॉलोनॉमिक सिस्टम के लिए कंसिडर करेंगे तब। ठीक है, तो ये है, तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम स्टेट दैट्स। अब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, उसके द्वारा जो ये मोशन करेगा तो उसका जो मोशन है, ठीक है, उसका जो ये फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब ये जिस पाथ से जाएगा उस पाथ पर जो है वो डिपेंड करेगा उसका फोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं हैमिल्टन के नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो प्रिंसिपल होता है ये होता है फॉर एक्चुअल पाथ के लिए ही ये ज़ीरो होता है। ठीक है, बाकी ये जो नेबरिंग पाथ है उसके लिए ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, केवल एक्चुअल पाथ के लिए ही ज़ीरो होता है। तो द वर्चुअल वर्क डन इज़ गिवन बाय। अब वर्चुअल वर्क यहाँ पर जो किया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है P से Q तक, डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डेल्टा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्चुअल इक्वल टू समेशन आई है फाई डेल्टा आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है तो ये डेल्टा आर आई का वैल्यू हम जानते हैं, ये क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इतना होता है। हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, के टॉपिक में जो है हम इसको फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेल्टा आर आई जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है उसका इक्वेशन जो है ये होता है। ठीक, तो ये मैं रख दिया यहाँ पर। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन जे को बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या ले गया, समीशन आई एफ आई कर्ली आर आई बाई कर्ली क्यू जे, और ये डेल्टा क्यू जे। अब ये जो होता है ये क्या होता है, जनरलाइज्ड फोर्स का जो है फार्मूला होता है। ठीक है, इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे, वेयर क्यू जे इक्वल टू समीशन आई एफ आई कर्ली आर आई बाई कर्ली क्यू जे आर द कंपोनेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। अब ये क्या होता है, जनरलाइज्ड फोर्स होता है जिसको हम क्यू जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको मैं क्या करूँगा, जो ये डेल्टा डब्ल्यू है, अब यहाँ पर देखिए P से Q तक जाने पर जो वर्चुअल वर्क किया जा रहा है वो कहाँ तक किया जा रहा है, टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच। तो टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच इसका यदि मैं पूरे पाथ के लिए, मतलब एक ही पाथ के लिए, ठीक है, सभी पाथ के लिए अलग अलग इंटीग्रल निकालना पड़ेगा मुझे। तो एक्चुअल पाथ के लिए मैं क्या करूँगा, जो इंटरवल लूँगा वो क्या लूँगा,
मैं इसका इंटीग्रल कर दूंगा T1 से T2 के बीच, ठीक है। और जब ज़ीरो लूँगा तो वो किसके लिए होगा, एक्चुअल पाथ के लिए होगा, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम इंटीग्रल T1 to T2 डेल्टा W dt इक्वल टू इंटीग्रल T1 to T2 समीशन J QJ डेल्टा QJ dt। ये मैं ले लिया इसका। नाउ वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, अब यहाँ पर देखिए ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सिस्टम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन करेगा, तो वहाँ पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पूरे पाथ पर डिपेंड करेगा, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। और कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है, केवल जो है उसके इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोऑर्डिनेट पर, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम तीनों पर जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यदि इसका मैं डेल्टा वेरिएशन लूँ, ठीक है, तो यूलर थ्योरम से मैं इस रूप से इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट P से Q के बीच जो है टाइम जो वेरिएशन होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब टाइम में जो है कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर डेल्टा T इक्वल टू ज़ीरो, एज द वेरिएशन इन द टाइम अलॉन्ग एनी पाथ इज ऑलवेज ज़ीरो, दैट मीन्स डेल्टा T इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो। तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा T इक्वल टू समीशन J कर्ली T अपॉन कर्ली QJ डेल्टा QJ प्लस समीशन J कर्ली T अपॉन कर्ली QJ डॉट डेल्टा QJ डॉट, ये मुझे मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 बिटवीन द लिमिट्स T1 टू T2 वी गेट। अब इसका भी मैं क्या करूँगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम T1 से T2 के बीच जो है उसमें वेरिएशन कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। तो इसका मैं क्या करूँगा, टाइम T1 से T2 के बीच मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल कर दूँगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा, इंटीग्रल कर दिया ये। अब देखिए इक्वल टू, ये पहला टर्म तो सेम रहेगा। अब ये क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ये कर्ली T बाई कर्ली QJ डॉट डेल्टा QJ डॉट। तो इसका मैं क्या करूँगा, एक्स मतलब इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डेल्टा QJ डॉट का डेल्टा QJ, ठीक, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी कर्ली T अपॉन कर्ली QJ डॉट, ठीक, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये मैं कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, बस इंटीग्रल फार्मूला का जो है यूज़ करके इसको एक्सपेंड किया हूँ, ठीक। अब देखिए सिंस इन डेल्टा वेरिएशन देयर इज़ नो चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स एट द एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स डेल्टा QJ T1 टू T2 इक्वल टू ज़ीरो। अब हम जानते हैं कि जो वेरिएशन होता है, ठीक है, पॉइंट P से Q पर जो जाता है तो कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। पॉइंट P पर जो कोऑर्डिनेट है वो उतना ही रहेगा और पॉइंट Q पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो उतना ही रहेगा। तो कोऑर्डिनेट्स में जो वेरिएशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा QJ का जो चेंजेस होता है T1 से T2 में वो ज़ीरो होगा, ठीक। तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। क्या मिला मुझे, ये वाला इंटीग्रल T1 टू T2 डेल्टा T dt इक्वल टू ये ज़ीरो, तो ये बचा इंटीग्रल T1 टू T2 समीशन J कर्ली T बाई कर्ली QJ डॉट, और ये माइनस मतलब दोनों में है तो कॉमन निकाल लिया, डेल्टा QJ T और इंटीग्रल समीशन ये सब बाहर निकाल लिया, ये अंदर में ये बचा माइनस का माइनस, ये ज़ीरो हो गया है, ठीक। डी बाई डी टी कर्ली T बाई कर्ली QJ डॉट डेल्टा QJ dt, इतना हो गया। अब क्या करता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, ये डेल्टा T का टाइम इंटीग्रल और डेल्टा W का निकाल लिया, तो मुझे इक्वेशन 1 में रखना है हैमिल्टन प्रिंसिपल में, ये क्या है डेल्टा T प्लस डेल्टा W, ठीक है, का जो है टाइम इंटीग्रल है। तो इसमें रख दूँ इक्वल टू ज़ीरो, तो मुझे मिल जाएगा, या फिर पहले कर देता हूँ इसको और इसको, मैं जो हूँ इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये डेल्टा W और डेल्टा T क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 टू T2 T प्लस W हो जाएगा dt। अब इसका ये है, अब इसमें क्या होगा, ये भी सेम है इधर, ठीक है। तो इसमें QJ है, देखिए डेल्टा QJ dt इंटीग्रल इसमें भी है, समीशन जी इसमें भी है, तो QJ क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये मैं ऐड कर दिया हूँ ये वाला, ठीक। तो इतना मैं लिख दिया, मतलब डेल्टा T और डेल्टा W का जो इंटीग्रेशन था उनको ऐड कर दिया, तो मुझे इतना मिल गया।
ठीक। अब इसका वैल्यू 0 होता है इक्वेशन 1 से, तो ये 0 रख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या मिलेगा मुझे, ये 0 रख दिया। इंटीग्रल टी वन टू समीशन जे कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे माइनस टी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट प्लस क्यू जे डेल्टा क्यू जे डी टी इक्वल टू 0। ठीक। इफ़ द कंस्ट्रेंट्स आर होलोनोमिक देन डेल्टा क्यू जे आर इंडिपेंडेंट, हैंस इक्वेशन 7 वेनिसेस। अब यहाँ पर देखिए, ये डेल्टा क्यू जे जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उसमें जो वेरिएशन होगा वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब Q1 अलग है, Q2 अलग है, Q3 अलग है, ऐसे क्यू जे जो है सभी जो है अलग अलग होते हैं, अपने आप में जो है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उनमें जो वेरिएशन होगा वो भी अपने आप में क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब डेल्टा क्यू जे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ये होलोनोमिक सिस्टम है, इसलिए इसमें जो ये जो फंक्शन है इसको मैं 0 के इक्वल में जो हूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये लिख दिया मैं इसको जो है 0 के इक्वल में, तो मुझे मिल गया डी बाई डी टी। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हो गया, इधर गया तो प्लस। ठीक, ये क्या हो गया प्लस, तो डी बाई डी टी कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू क्यू जे। अब ये क्या होता है, हमारा लैग्रांज का इक्वेशन होता है। दीज आर द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम। ठीक है, यही क्या होता है हमारा नॉन होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो क्या होता है, लैग्रांज का इक्वेशन होता है, जिसे हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल से फाइंड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको हैमिल्टन का जो थ्योरिकल पार्ट है वो अच्छे से समझना है तो प्लीज़ पहले हैमिल्टन का जो प्रिंसिपल है उस पर जो वीडियो बनाया गया है उसको समझिए। ठीक है, इधर मैं जो हूँ डेरिवेशन को जो है सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो में उसको समझाना जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पूरे डीपली तरीके से। तो आपको यदि हैमिल्टन प्रिंसिपल को समझना है तो उसी टॉपिक में जाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।